ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग सुलझा रहे हैं कि टैक्स से जुड़े हुए कोई भी उलझन है तो उसे आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश पटेल साहब, कई सारे सवाल हैं, उस पर जाऊं, लेकिन एक सवाल है, वो है आपको पार्टनरशिप फर्म में टीडीएस को लेकर के। अब वो जो ब्याज रेम्यूनरेशन होता है, ब्याज और रेम्यूनरेशन, उस पर टीडीएस काटना जरूरी हो गया है। लेकिन समस्या तब आती है जब 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते समय सिर्फ प्रोविजन किया जाता है, प्रोविजनिंग की जाती है, असली रकम तो बाद में आती है। ऐसे में कैसे टीडीएस का हिसाब किताब किया जाए? लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें खास तौर से ये ख्याल रखना है कि अंटिल लास्ट ईयर, माना 24-25 का जो वित्तीय वर्ष था, तब तक तो ये प्रावधान ही नहीं था 194T का। ये 194T के प्रोविजंस इसी साल से, माना 25-26 से अमली हुए हैं। और अब सवाल ये होता है कि ज्यादातर केसेस में, जैसे आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर से बुक प्रॉफिट पर रेम्यूनरेशन को अपनी फॉर्मूला के हिसाब से गिनती की जाती है। और प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है, कैपिटल भी तय होती है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस थिंग्स। अब सवाल ये होता है कि आपको जो टीडीएस काटना है, वो डिडक्शन के लिए द कट ऑफ डेट इज either the credit or payment, whichever is earlier। अब 31 मार्च को आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पर क्रेडिट तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे ही करेंगे, तभी तो फर्म को ये डिडक्शन मिलेगा साल में। तो इसलिए कट ऑफ आपको जो डिडक्शन करना है वो 31 मार्च को करना है। हालांकि 31 मार्च को जब आप डिडक्शन करते हैं तो आयकर नियम के आधार से आपको 1 महीने का समय मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रोविजन करते हैं। अदरवाइज तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में, माना 7 तारीख तक करना पड़ता है। तो यहां क्या होगा कि 31 मार्च का जो प्रोविजन किया उस पर टीडीएस आपको काटना होगा और डिपॉजिट करना होगा बाय 30th ऑफ अप्रैल। अब सवाल ये होता है कि आपके अकाउंट्स ही फाइनलाइज नहीं हुए, क्योंकि अकाउंट्स फाइनलाइज करके ऑडिट करने के लिए तो आपको 30 सितंबर तक का टाइम है, अक्टूबर में आपको रिटर्न भरना है। तो ये पहला ऐसा साल है कि जब सबके लिए ये एक दुविधा खड़ी हुई है। इस केस में लक्ष्मण जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि 30th अप्रैल तक आप जरा अपना सोच विचार करके कितना इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन डालना है वो तय कर लीजिए। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी, उससे ज्यादा आप दे रहे हैं 20,000 रुपीज का, तो 20,000 से कम है तो कोई सवाल नहीं है। पर 20,000 से एक साल में ज्यादा होता है तो आपको टीडीएस करना है। ये टीडीएस आप 30th अप्रैल तक काट के जमा नहीं करते हैं सरकारी तिजोरी में, तो 1 मई से आपको पीनल इंटरेस्ट जो कहते हैं हम, वो लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इस तारीख का ध्यान आपको रखना है कि इस तारीख के बाद अगर करेंगे तो फिर पिनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और कैसे करना, ये बखूबी बता दिया मुकेश पटेल साहब ने। इस बीच एक फोन कॉल आ चुका है जर्मनी से। नीरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीरज जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। बताएं। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मैं पिछले 2 साल से जर्मनी ट्रांसफर हो गया है मेरा, और मैं रेगुलरली टैक्स भर रहा हूँ, एडवांस टैक्स वगैरह सब दे रहा हूँ, एंड मतलब मैं ज्यादा ही भरता हूँ, सो आई क्लेम अ रिफंड। बट मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम जब ये आईटीआर भरते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ हम अपनी वेल्थ डिक्लेयर करते हैं। जो मेरी इंडिया वाली वेल्थ है वो मैं डिक्लेयर की है मैंने आईटीआर में। शुड आई ऑल्सो डिक्लेयर माई अकाउंट्स जो मेरे जर्मनी में है, या दैट इज फॉर द लोकल जुरिस्डिक्शन? अच्छा सवाल है मुकेश पटेल साहब। इन जैसे कई लोग हैं जो बाहर हैं, फिलहाल नीरज जी जर्मनी में है, तो इनका सवाल जर्मनी से जुड़ा हुआ है। नहीं, इनके जैसे बहुत सारे हमारे एनआरआईज हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, पर मोटा मोटा सब कंट्रीज के नियम मोर और लेस एक तरीके हैं। अब भाई साहब, आप जैसे नॉन रेजिडेंट हो, इसलिए इंडिया में आपका टैक्स कंप्लायंस का जो रेगुलेशन है, वो आप नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में आईटीआर भरते हैं तो केवल इंडिया की इनकम जो आपकी है वो आपको टैक्स में ऑफर करनी है, न कि जर्मनी की कोई इनकम।
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जर्मनी के जैसे बहुत सारे देश के ये भी नियम है कि अगर आप उस कंट्री के रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड इनकम दिखानी है। तो जैसे आप सही तौर से कर रहे हैं, आपको इंडिया की इनकम जर्मनी के रिटर्न में दिखानी है जर्मनी के इनकम के साथ, पर आपको इंडिया में जर्मनी की इनकम या जर्मनी के एसेट्स जो हैं वो दिखाने का कतई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर अ नॉन रेजिडेंट। केवल इंडिया की इनकम, इंडिया के एसेट्स, उसका आपको नियम लागू पड़ता है। दैट्स ऑल। नीरज जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। मुकेश पटेल साहब, इसमें चूंकि जर्मनी के साथ हमारा DTA भी है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है, तो क्या इस वजह से दिखाने की जरूरत नहीं है? जी नहीं लक्ष्मण जी, DTAA इज फॉर गेटिंग क्रेडिट ऑफ द डबल टैक्स। माना जो टैक्स इंडिया में वो भरते हैं, मान लीजिए इंडिया में उनकी 15-20 लाख की इनकम है और वो इनकम वो जर्मनी में दिखा रहे हैं। इंडिया की इनकम पर मान लीजिए उनका 1 लाख का टैक्स उनको भरना हुआ, तो वो 1 लाख का टैक्स जब वो इंडिया की इनकम जर्मनी में दिखाते हैं तो जर्मनी का जो टैक्स बनेगा उसमें उनको ये 1 लाख तक की क्रेडिट जर्मनी देगी बिकॉज ऑफ दिस DTA। चलिए, बहुत आसान समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में आपने समझा दिया। ये बड़ा पेचीदा मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए मुकेश पटेल साहब। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।